सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। हमने हमारे पिछले पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था ओवरव्यू ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, और साथ साथ हमने कवर करा था सेल मेम्ब्रेन। हमने आपको पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन के बारे में दी थी, जहां पर हमने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर से, और वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को ही अपने अंदर और बाहर जाने देता है, जिसमें से कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, और वो लिक्विड वाटर ऑस्मोसिस के जरिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी, और आपने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल सब्सटेंस होता है ना, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी में मूव करती है, जो सेल कभी कभी मूव कर रही होती है तो उसके फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मैंने आखिर में आपको जरा सा एक हिंट दिया था, वो ये दिया था कि सेल मेम्ब्रेन से अटैच सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, जो सेल को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो आज जो बच्चों हम हमारा इसी चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 क्लास 9th बायोलॉजी का हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, और जो है सेल वॉल। और साथ साथ हम न्यूक्लियस को भी कवर करेंगे। आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम सेल वॉल और न्यूक्लियस को कवर करेंगे। तो बच्चों प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक कॉपी और एक पेन अपने साथ जरूर रखें, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होगा। ठीक है, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए। ठीक है, तो बच्चे हम सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। हमने अपनी पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझा भी दिया था कि सेल वॉल इज द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में ही आपको क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रहे कि सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है। क्या है? सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रिवेंट करता है। ठीक है, आपको पता है कि सेल के बाहर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो सेल को डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं, जो सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगी पड़ी रहती हैं, तो उनको कौन प्रिवेंट करता है? प्रोटेक्टिव सेल जो है, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो सेल वॉल है, और सेल मेम्ब्रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो सेल वॉल बेसिकली इसको एक शेप, हर एक सेल को एक पार्टिकुलर शेप भी प्रोवाइड करता है। पार्टिकुलर शेप है ना, एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर लाइक उसका जो एक शेप है वो उसको प्रोवाइड कराता है, और ये एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है प्लांट सेल का। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं, अब एक चीज देख लीजिएगा बच्चों कि ये सेल वॉल बना किन चीजों से होता है बच्चे, और सेल वॉल प्रेजेंट कहां कहां पर होता है प्लांट सेल के अलावा, है ना। प्लांट सेल के अलावा मैं आपको जरा हिंट दे दूं, आपको मैं बता दूं, फंजाई इनके पास भी सेल वॉल होता है। कुछ बैक्टीरियाज हैं, इनके पास भी सेल वॉल होता है। कुछ फंजाई के पास भी सेल वॉल होता है, कुछ बैक्टीरियाज के पास भी सेल वॉल होता है। हमेशा याद रखिएगा, फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है, काइटिन से, और इसका पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन, फिर से लिख देता हूं यहां पर ध्यान से, पेप्टाइडोग्लाइकन, ये पेप्टाइडोग्लाइकन बना जाता है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में ये किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। कंफ्यूज नहीं करना है, प्लांट सेल वॉल किस चीज से बना होता है? सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ओके, यू आर वेरी मच करेक्ट। ठीक है, फंजाई का काइटिन से, और बहुत सारे बैक्टीरियाज के अंदर भी आपको सेल वॉल मिलते हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बने होते हैं। किन चीजों से बने होते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन से। ये आप नोट करके रख सकते हैं, एग्जामिनेशन सीनियर में हायर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है बच्चा, यहां तक बात समझ में आ गई है। चलिए, अब मैंने आपको बताया था बच्चे, आपको पिछले अपने क्लास में बताया था आपको, अगर मैंने सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक का मतलब है कि सेल, जैसे मान लिया ये एक कल्चर है और यहां पर एक सेल है, और सेल के अंदर, और अगर मान लिया ये एक ना प्लांट सेल है तो इसके बाहर जो है वो सेल वॉल भी मौजूद है। ठीक है, तो अगर एक बात बताइए कि अगर ये इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, दैट मींस बाहर पानी की कमी है और अंदर पानी ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स पानी से अंदर से वो बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ आने की वजह से आपको पता है कि सेल के अंदर क्या होती है? श्रिंकेज होती है। क्या होती है? श्रिंकेज होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे ही हम डालेंगे,
श्रिंकेज होगी। हाइपोटोनिक में से डालेंगे स्वेलिंग होगी, आइसोटोनिक में डालेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो श्रिंकेज होगी, तो श्रिंकेज होगी तो बच्चे ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है, जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस सेल वॉल से हट जाएगा ना, जैसे इस तरह का हो जाएगा ना। अगर मान लिया ये आपका सेल वॉल है तो ये कुछ अंदर की तरफ नहीं हो जाएगा, है ना। पहले तो वो ऐसा था, देखिए पहले तो ये बिल्कुल एकदम इस तरह से था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसको आपने किसमें डाला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो इसके अंदर श्रिंकेज हुई, श्रिंकेज हुई तो सेल वॉल से हट गया। इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। कोई कंफ्यूजन? आपको समझ में आया कि इसको कौन से कंडीशन में हमने डाला था, हाइपरटोनिक में डाला या हाइपोटोनिक में डाला? क्या कहलाया ये? ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जब आपने, तो प्लाज्मोलाइसिस हुई। अब एक बात बताइए, अगर आप इसी को आप हाइपोटोनिक कंडीशन में डाल दोगे, अगर इसी सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो सेल कर जाएगी स्वेल, स्वेल करेगी ना। तो अब ये क्या करेगा, ये जो सेल है इस सेल वॉल पे प्रेशर बढ़ा देगा, है ना। करेगा कि नहीं करेगा? आप ही बताओ। यहां से देखो कि अगर ये एक सेल है, अगर ये स्वेल कर गया तो ये बिल्कुल ही पुश कर देगा ना। जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से बिल्कुल चिपका हुआ है, ठीक है। और पानी इसमें भरता चला जाएगा तो वो प्रेशर बढ़ाता चला जाएगा ना। मान लिया एक बॉक्स के अंदर गुब्बारा भर दिया आपने और गुब्बारे में हवा भर रहे हो, तो जैसे गुब्बारा हवा भर रही है तो वो जो बॉक्स के दीवारों पे प्रेशर लगा रहा होगा ना, फोर्स लगा रहा होगा ना। उसी तरह से ये क्या होता है कि इस तरह से इसका प्रेशर इसको जनरेट करने लगता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो इसी प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और यही टर्गर प्रेशर कब होगा? जैसे देखिए, तो प्रेशर बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप, है ना, प्लांट सेल को, ध्यान रहे, प्लांट सेल को जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दोगे जहां पर पानी कम होता है, तो पानी जो है सेल से वो बाहर की तरफ आ जाएगा, तो वो सेल श्रिंक करेगी और वो प्लाज्मोलाइसिस कॉज करेगा। क्या करेगा? प्लाज्मोलाइसिस कॉज करेगा। और अगर आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो इससे क्या होगा, इस सेल बल्ज करेगा और ज्यादा प्रेशर बढ़ा देगा सेल वॉल के ऊपर। तो इस तरह के प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। तो दो टर्म आया, प्लाज्मोलाइसिस एंड टर्गर प्रेशर। कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चा लोगों को? यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने आपको यह भी बता दिया कि फंगस बैक्टीरिया के अंदर जो उनके सेल वॉल होते हैं वो किन चीजों से बने हुए होते हैं। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? आपको प्लाज्मोलाइसिस समझ में आ गया और आपको टर्गर प्रेशर भी समझ में आ गया। जब भी प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो सेल मेम्ब्रेन जो है, पानी जब एब्जॉर्ब कर लेगी सेल, तो सेल मेम्ब्रेन फोर्स लगाएगी किसके ऊपर? किसके ऊपर फोर्स लगाएगी बच्चा? वो सेल वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी, और जो फोर्स लगाएगी दैट फोर्स इज नोन एज टर्गर प्रेशर। जो प्रेशर लगाएगी दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। तो इससे आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि अगर पानी को हम, अगर सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, तो क्या टर्गर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा अगर हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला? और अगर टर्गर प्रेशर, हाँ, और अगर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? और आप मुझे ये भी बताइएगा कि अगर हम सेल को, अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर कि सेल के अंदर भी पानी का कॉन्सेंट्रेशन सेम और सेल के बाहर भी पानी का कॉन्सेंट्रेशन सेम, इससे क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट होगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या टर्गर प्रेशर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? टर्गर प्रेशर होता क्या है आपको समझ में आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फोर्स सेल वॉल पे लगाती है, उसी प्रेशर को हम, जो प्रेशर क्रिएट करती है उसी प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। और जब भी हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे टर्गर प्रेशर कम हो जाएगी, क्योंकि सेल श्रिंक करेगी, सेल वॉल से दूर होगी, तो प्रेशर भी कम जाएगा। और अगर हम हाइपोटोनिक में डाल दें तो सेल में पानी भरेगा, सेल स्वेल करेगी और ज्यादा प्रेशर सेल वॉल पे बढ़ाएगी, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में टर्गर प्रेशर मेंटेन रहेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चा लोगों को? बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो सेल का एक दूसरा पार्ट,
है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब जब सेल को आइडेंटिफाई किया गया, जब सेल को स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, जब पहली बार विजुअलाइज किया गया, तो बीच में ना सेल के बीच में एक डार्क पैच सा दिखा था, डार्क पैच सा दिखा था। यही पैच हमें बाद में पता चला यही न्यूक्लियस है। जब हमने बच्चा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को डेवलप करा ना बच्चे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को डेवलप करा, तब जाकर के हम बहुत अच्छे से इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को हम समझ पाए। ठीक है बच्चा, तो मैं आपको बता दूं ये एक सेल है और सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, और बीच में साइटोप्लाज्म, और इन साइटोप्लाज्म से जेनेटिक मटेरियल को अलग करने वाला क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये चीज है बच्चा। तो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट कवरिंग में न्यूक्लियस क्या है, एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। क्या है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, डबल लेयर्ड, है ना। न्यूक्लियर इनवेलप इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, वो होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब आगे बच्चा लोग ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि ये जेनेटिक मटेरियल के बारे में जब हम आपको बताएं कि न्यूक्लियस का क्या सिग्निफिकेंस है, न्यूक्लियस का क्या सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि फर्दर ऑफस्प्रिंग में पास ऑन किया जाता है। जेनेटिक मटेरियल किन चीजों से बना होता है बच्चे, जेनेटिक मटेरियल होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। और डीएनए किन चीजों से बना होता है बच्चे, वो 4 बेसिक कंपोनेंट से बना होता है, जिसको हम एडेनिन कहते हैं, थाइमीन कहते हैं, साइटोसिन कहते हैं, और चौथा जो है वो गुआनिन कहते हैं। डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो हमारे ह्यूमन के अंदर है वो डीएनए है। एक और तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम आरएनए कहते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल आप पहले डीएनए के बारे में समझें कि डीएनए, ये एटीसीजी जो है ना बच्चे, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चे, जो डीएनए है, उनके अंदर यही एटीसीजी का एक रैंडम सा बहुत बड़ा सा सीक्वेंस है, और इसी तरह से करके हमारा एक डीएनए बनता है। तो डीएनए का मेन कंपोनेंट क्या है बच्चे, अच्छा सबसे पहले देख लीजिए, हमारी बॉडी का सबसे मेन कंपोनेंट, सबसे बेसिक कंपोनेंट सेल है। सेल के अंदर जो सबसे उसका मेजर कंपोनेंट है, जहां पर जेनेटिक मटेरियल होता है, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो बेसिक होती क्या है, डीएनए। डीएनए का मेन कंपोनेंट क्या होता है, जिन चीजों से वो बना हुआ होता है, वो बना होता है इन 4 न्यूक्लियोटाइड से, है ना, एटीसीजी। लिख लीजिए, ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थाइमीन, सी का मतलब साइटोसिन, और जी का मतलब गुआनिन। इन्हीं का एक रैंडम अरेंजमेंट, ए टी सी जी 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 जो भी हो, अब ए टी 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 सी सी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ए टी ए जी सी जी ऐसे करके, मतलब जो पूरा एक बड़ा सा सीक्वेंस होता है, काफी बड़ा सा। तो जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर यही सीक्वेंस होता है बच्चे, यही सीक्वेंस होता है। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो अब एक बात ध्यान से देखिएगा बच्चे, देखिए एक बात बहुत मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, 2 तरह के सेल होते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत ही हल्का है, बहुत प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सोमैटिक सेल होता है और एक जर्म सेल होता है। ठीक है बच्चा, ठीक है, 2 तरह के सेल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। हमेशा याद रखिएगा, सेल की अगर हम बात की जाए, हमने सेल्स के बारे में बताया, तो हम आपको एक और चीज आपको बता दें कि 2 तरह के सेल्स होते हैं, जो सोमैटिक सेल होते हैं और जर्म सेल होते हैं। सोमैटिक सेल बच्चे, सोमैटिक सेल अपने जैसे और डिफरेंट कई सारे सेल्स को बनाते चले जाते हैं। आपका स्किन का सेल, आपकी बोन का सेल, आपकी ब्रेन का सेल, ये सारे के सारे सोमैटिक सेल हैं, अपने जैसे बहुत सारे बनाते हुए चले जाते हैं। लेकिन ये जो जर्म सेल होते हैं ना बच्चे, ये ना आपका गैमेट बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं। 2 तरह के हमारे पास सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं, मतलब एक से ज्यादा होते हैं, तो सोमैटिक सेल और जर्म सेल होते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा कि आप बोलेंगे तो ये सेल डिवाइड करती है, तो हमारे बॉडी में 2 ही तरह के सेल हैं जो डिवाइड करती है, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। यही 2 सेल हैं जो डिवाइड करती है। सोमैटिक सेल मतलब अपने जैसी लगातार कॉपी बनाती जाती है। स्किन सेल के अंदर सोमैटिक सेल्स होंगे जो बहुत सारे स्किन सेल्स बना रहे होंगे। जर्म सेल वो होते हैं जो आपके स्पर्म एंड ओवा को बनाते हैं, जो तैयार करते हैं। समझ आया?
अब यहां से समझ लीजिए डीएनए पर हम थे, तो डीएनए में बेसिकली ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं और इन्हीं की रैंडम अरेंजमेंट, लगातार कुछ भी हो सकता है। हम आपकी डीएनए निकाल लें और डीएनए को स्टडी करें, और मैं अपनी डीएनए निकाल लूं उसके बाद और उसको स्टडी करूं। अच्छा एक बात बताइए मुझे बच्चे, क्या मैं आपका रेड ब्लड सेल से डीएनए निकाल सकता हूं क्या? आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या रेड ब्लड सेल से मैं आपके डीएनए को रिट्रीव कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं, और न्यूक्लियस नहीं होता तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कहाँ हो। ठीक है, तो सेल में रेड ब्लड सेल जो हमारा इसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, उनके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता बच्चे। उस न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियस नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो बच्चे, तो आप कहीं ना कहीं से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से आप जेनेटिक मटेरियल को सेल को निकालते हो, सेल से फिर जेनेटिक मटेरियल निकालते हो। जब आप उसको स्टडी करोगे ना, तो हमारा और आपका जेनेटिक मटेरियल जब हम कंपेयर करेंगे तो 99% हम एग्जैक्टली हमारा डीएनए का जो सीक्वेंस है ATCG, कोई एक रैंडम सीक्वेंस होता है, आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। वो सीक्वेंस होती है, वो हम दोनों के सब की बराबर है। ठीक है, और लेकिन बस 0.1% पे फर्क है, तो हम सोचिए इतना डिफरेंट है। आपको पता है कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो उसका जो डीएनए का सीक्वेंस है बच्चा, वो माउस के डीएनए सीक्वेंस के साथ, चूहे के डीएनए सीक्वेंस के साथ 99% मैच करती है। आपको पता है, इसीलिए आप जाओगे ना कभी रिसर्च में, कभी आप फ्यूचर में साइंटिस्ट बनोगे, तो आपको पता चलेगा कि व्हाई वी वर्क ऑन माउस। हम चूहों पर ही सबसे ज्यादा रिसर्च क्यों करते हैं, चूहों को ही सबसे ज्यादा अपना रिसर्च का पात्र बनाते हैं, क्योंकि चूहों पर ही सबसे ज्यादा अपने एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो डीएनए के सीक्वेंस हैं चूहे के डीएनए के सीक्वेंस से 99% मैच करते हैं। ह्यूमन पे तो आप कर नहीं सकते, है ना, एथिकली सही नहीं होगा। हालांकि एथिकली तो ये भी सही नहीं है कि चूहों पे भी किया जाए, जान तो उनके अंदर भी। ठीक है बच्चा, तो यहां तक बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है बच्चे, अब हम देख लेते हैं बच्चे कि ये जो डीएनए, अब यहां से बच्चे मैं आपको बताऊं कि जब भी सेल डिवाइड करने का सोचेगा ना बच्चे, सेल डिवीजन की बात आएगी ना, जब सेल डिवाइड करने का सोचेगा तो वो कौन कौन से 2 सेल होंगे, ये सोमैटिक सेल और जर्म सेल। अगर सोचेगा कि अब मुझे डिवाइड करना है ना, अब मुझे डिवाइड करना है, तो नॉर्मल सेल्स के अंदर ये क्रोमैटिन फाइबर जो डीएनए मटेरियल होता है, जैसे आपके जो सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल, है ना, इस फाइबर के फॉर्म में होगी, जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। और ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक इंटैंगल, जैसे उलझा हुआ धागे की तरह पड़ा हुआ रहता है। तो ये हो गया हमारा जेनेटिक मटेरियल। जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होगी, जब सेल को डिवाइड नहीं कर रही होगी, तो उसके जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होगा, क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म पे होगा। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म पे होगा। लेकिन अगर सोमैटिक सेल अभी डिवाइड नहीं कर रही तो इसके बारे में, लेकिन अगर आप सोमैटिक सेल को डिवाइड करना है, तब हम जब जेनेटिक मटेरियल फिर कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे, कंडेंस होने शुरू कर जाएंगे, और वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको कि हम कहते हैं क्रोमोसोम। और ये फिर फाइनली कंडेंस होकर के, इकट्ठा होकर के, बहुत सारे बिखरे हुए थे और उसको इकट्ठा कर लिया। मान लिया धागा बिखरा हुआ है और उसको आपने किसी एक लकड़ी के ऊपर समेट लिया, तो कितना कंडेंस हो जाता है, कितनी बिखरी हुई चीज कितनी छोटी सी जगह पे समेट लेते हैं। उसी तरह से ये क्रोमोसोम बन जाता है कि जब सेल डिवाइड करने लग जाती है, तो ये सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होकर के क्रोमोसोम के फॉर्म पे बन जाते हैं। और हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर वी हैव 23 pairs of chromosome. That means total जो है हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है हमारे पास? 46 क्रोमोसोम है। इसी तरह अगर आप और डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट एनिमल्स के क्रोमोसोम को गिने तो सारे अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी का 96 होता है, मतलब सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझी, यहां तक आपने जाना। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा,
अब एक चीज देख लीजिए, न्यूक्लियस का बड़ा रोल बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी है। तो जब देखिए, जब आपने समझा कि जर्म सेल जब अगर डिवाइड करने लगेगा तो वो क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा, गैमेट, है ना। मेल में तो ये स्पर्म बनाएगा और फीमेल में ये ओवा बनाएगा, फिर ये दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और तब जाकर के जाइगोट बनेगा और जाइगोट फिर जाकर के डेवलप होकर एक नया बेबी बनेगा। ठीक है, तो जर्म सेल, अब आपको पता है कि इन जर्म सेल में होता क्या है बच्चे। जर्म सेल में तो पहले आपको बता दूं कि टोटल पहले इनके पास 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। ठीक है, जब इनको लगता है कि अब मुझे डिवाइड होना चाहिए तो ये क्रोमेटिन फाइबर को ये फिर ये क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और साथ साथ अब ये 46 नंबर हो जाते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और जर्म सेल में क्या होगा, ये इसको डिवाइड करके फिर ये 23 में बांट देते हैं। स्पर्म सेल में हमेशा याद रखिएगा कि आपको एक और टर्म मैं आपको बता दूं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। आप अपने सीनियर क्लासेस में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। हैप्लॉइड का मतलब है, जैसे मान लिया हमारे नॉर्मल सेल्स की हम बात करें तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो हम वो वाले सेल्स डाइप्लॉइड हैं। और हैप्लॉइड किसको कहा जाएगा, हैप्लॉइड का मतलब है कि अगर 46 ना होकर के 23 ही क्रोमोसोम हो तो वो हैप्लॉइड कहलाएगा। तो हैप्लॉइड हमारे पास कौन सा होता है, हमारे जो जितने स्पर्म हैं और फीमेल में ओवा जो हैं वो क्या है, हैप्लॉइड हैं। ठीक है, और इसी तरह से क्रोमोसोम का, न्यूक्लियस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वही तो बेसिक इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे। अब आप बताइए सिमिलर टाइप ऑफ सेल कैसे हो पा रहा है। सिमिलर टाइप ऑफ सेल इसलिए हो रहा है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इक्वली जा रही है, जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे थी वही आगे जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो रिप्रोडक्शन में भी है। समझ आया। चलिए फाइनली अब हम एक चीज देख लेते हैं, कि नॉर्मल बैक्टीरियाज की हम बात कर लें। बैक्टीरियाज की बच्चों जब हम बात करेंगे ना, तो आपको मैंने बताया था कि बैक्टीरियाज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो वो इन्वेलप नहीं होता, तो जो उनके सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो कहीं पर एक इकट्ठा होता है। ठीक है, इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। एक डेंस स्ट्रक्चर है ना, इररेगुलर डेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आपको मैंने और भी पहले बताया था कि जो बैक्टीरिया का जो होता है या बैक्टीरिया जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल हमेशा याद रखिए वो सर्कुलर होता है। क्या होता है, सर्कुलर होता है और सिंगल होता है, सिंगल सर्कुलर। लेकिन हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर में कैसा था, आपने देखा था वहां पर वो क्रोमोसोम के जैसा था, क्रोमोसोम का था और उनका हर का नंबर, हर स्पीसीज में अपना अपना एक स्पेसिफिक, अपना अपना एक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है। तो बैक्टीरिया के केस में आपने समझा, और ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड। कोई कंफ्यूजन? समझ आया? बैक्टीरिया के केस में ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड, और नॉर्मल यूकैरियोटिक के केस में ये क्रोमोसोम कहलाता है। तो कंफ्यूजन? और अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो ये सिंगल सर्कुलर फॉर्म पे होता है और यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम के फॉर्म पे होता है। तो आपने देखा न्यूक्लियस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है रिप्रोडक्शन के अंदर। तो आई होप कि आपको सेल वॉल अच्छे से समझ में आ गया। हमने अपनी इस वीडियो में सेल वॉल को कवर करा और हमने साथ साथ न्यूक्लियस को कवर करा। सेल वॉल को हमने समझने की जब कोशिश करी तो हमने ये जाना कि सेल वॉल किन चीजों से बना हुआ होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ठीक है, और सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। उसके साथ साथ मैंने आपको दो और एक एग्जाम्पल दिए, जिसमें फंजाई था और जिसमें बैक्टीरियाज थी। बैक्टीरियाज के ऊपर भी सेल वॉल होता है और उनके सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बने होते हैं, और फंगस का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है। नॉर्मल प्लांट सेल सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं। और आपको मैंने प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बताया, आपको मैंने टर्गर प्रेशर के बारे में भी बताया है। तो ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है, टर्गर प्रेशर कहां पर कितना होगा।
हाइपरटोनिक में टारगेट प्रेशर क्या होगी, हाइपोटोनिक में टारगेट प्रेशर क्या होगी, और साथ साथ आइसोटोनिक कंडीशंस में टारगेट प्रेशर क्या होगी। ध्यान रहेगा ना बच्चा लोगों को, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ साथ हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में होता है, और साथ साथ उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, यही उसकी सिग्निफिकेंस है। और रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डिस्ट्रीब्यूशन जेनेटिक मटेरियल में ही होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ही आगे होती है। डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, जेनेटिक मटेरियल का होता है, तो वो होता कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दूं बच्चे कि जब सेल डिवाइड करती है ना बच्चे, तो सेल जब डिवाइड करती है, सेल का जब डिवीजन होता है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करती है ना, पहले न्यूक्लियस जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, फिर सेल जो है 2 हिस्सों में बढ़ता है, साइटोप्लाज्म जो है और सेल मेम्ब्रेन जो है 2 हिस्सों में बढ़ता है। आपको पता था ये बात? अगर नहीं पता था तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि बैक्टीरियाज के अंदर में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था तो उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, और न्यूक्लियोइड के साथ साथ बैक्टीरियाज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में है, सर्कुलर है ना। एक सिंगल क्रोमोसोम होता है जो कि सर्कुलर के फॉर्म पे होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम के फॉर्म पे प्रेजेंट होता है, और जब डिवाइड नहीं कर रही होती है तो क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म पे होता है। और हर स्पीसीज का अपना एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ह्यूमन के अंदर में वी हैव 46 क्रोमोसोम, दैट मींस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। आपको मैंने सोमैटिक सेल और जर्म सेल के बारे में बताया। सोमैटिक सेल मतलब जो हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो ना वो बेसिकली आपकी स्किन है, आपके हेयर सेल्स हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, वो सोमैटिक सेल्स हैं, वो एग्जैक्टली अपने ऐसी कॉपी बनाते जाते हैं। लेकिन गैमेट सेल जो होते हैं ना, जो जर्म सेल होते हैं, जो गैमेट बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो गैमेट बनाते हैं, और दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट बनाते हैं। और आपको मैंने एक और टर्म बताया, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब अगर जेनेटिक मटेरियल किसी सेल में आधा ही हो, जितना यूजुअली होता है उसका अगर आधा ही हो तो वो हैप्लॉइड कहलाता है। दैट मीन्स अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें, स्पर्म सेल की बात करें, तो स्पर्म सेल में 23 नंबर ऑफ ई क्रोमोसोम होता है, दैट मीन्स वो हैप्लॉइड है। और अगर उसके अंदर पूरे 46 मौजूद हैं तो वो डाइप्लॉइड कहलाता है। और न्यूक्लियोइड का कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया कि बैक्टीरिया के केस में जहां पर जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। आई होप कि यहाँ तक बच्चों को बात समझ में आ गई है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।